दोस्तों, दिल्ली में 10 नवंबर को जो ब्लास्ट की घटना होती है, इस घटना के बाद हाई लेवल की मीटिंग हो रही है। एनआईए और एनएसए देश के कई कोने में, देश के कोने-कोने से जांच कर रही है और इसके कनेक्शन जोड़े जा रहे हैं। विदेश से भी इसके तार जुड़े हैं, लेकिन प्रधानमंत्री की जब बात होती है देश के गृह मंत्री अमित शाह से, उसके बाद अमित शाह दिल्ली के सीएम रेखा गुप्ता के साथ बैठक करते हैं और जो दिल्ली में लाल किले के पास कार में ब्लास्ट हुआ था, उस ब्लास्ट को लेकर हाई लेवल मीटिंग होती है। और दिन में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के बाद के बातचीत के बाद उनके साथ गृह मंत्री जो हैं अमित शाह, उन्होंने बयान दिया है और साफ तौर से कड़े शब्दों में चेतावनी दी है और कहा है कि दोषियों को ऐसी सज़ा दी जाएगी जिससे दुनिया भर में सख्त संदेश जाएगा और देश में इस तरह के हमले दोबारा नहीं होंगे। जितनी ये सख्त संदेश है, सवाल ये उठ रहा है कि क्या जो अमित शाह ने सख्त लहजे में कहा है, क्या ये सख्त संदेश की कुछ पालन भी किया जाएगा या फिर सिर्फ संदेश और बयानबाजी में ही ये बातें रह जाएगी। अमित शाह के बयानों को अगर डिकोड करेंगे तो उन्होंने कहा है कि लाल किले के पास हुआ धमाका भारत की सुरक्षा और संप्रभुता पर सीधा हमला है और इस घटना में शामिल किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा। यह कायरतापूर्वक आतंकवादी हमला था जिसका उद्देश्य देश की शांति और अंतर्राष्ट्रीय छवि को नुकसान पहुंचाना था। ये भी कहा है कि सरकार इस बात के लिए पूरी तरह से सूचीबद्ध है और इस घटना में शामिल हर व्यक्ति को सख्त सजा मिले। ये भी कहा कि दोषियों के खिलाफ की गई कार्रवाई से दुनिया देखेगी कि भारत किसी भी रूप में आतंकवाद बर्दाश्त नहीं करेगा। संदेश बिल्कुल साफ है और साफ होगा, जो भी हमारे देश को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा उसे गंभीर खामियाजा भुगतना पड़ेगा। साफ तौर से कड़े शब्दों में अमित शाह की ये चेतावनी है। अमित शाह ने पुलिस स्पेशल सेल और इंटेलिजेंस ब्यूरो, जिसे आईबी है, इन दोनों को निर्देश दिया है कि इस मामले की हर एंगल से गहनता से जांच की जाए और जो भी आए, जैसे एजेंसियां हैं, राष्ट्रीय एजेंसियां में एनआईए है, इंटेलिजेंस ब्यूरो आईबी है, इसके अलावा भी जो एनएसए की टीम है, इन सभी को लगा दिया गया है इस जांच में। और कहा है कि जो मैंने वरिष्ठ अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिया है कि हर एक दोषी को ढूंढा जाए, चाहे वह कहीं भी छिपा हो, ढूंढकर। इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी के आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी को दोहराते हुए कहा कि सरकार किसी भी साजिश को अधूरा नहीं छोड़ेगी। प्रधानमंत्री मोदी का स्पष्ट संदेश है कि किसी भी आतंकी घटना में शामिल व्यक्ति या संगठन को बख्शा नहीं जाएगा और हमारी सरकार का यह दृढ़ संकल्प है। दोषियों को उदाहरण बनाकर सजा दी जाएगी ताकि भविष्य में कोई भी ऐसे हरकत की हिमाकत न करे। ये अमित शाह का बयान है। दूसरी तरफ से देखें तो कांग्रेस की तरफ से पवन खेड़ा का बयान सामने ये आया कि प्रधानमंत्री ने ये कहा था जब सीज फायर हुए थे पाकिस्तान के साथ, तो कि किसी भी तरह की आतंकी घटना अगर भारत में होती है तो उसे एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा। तो क्या ये जो लाल किले के पास ब्लास्ट हुई है, इसे एक्ट ऑफ वॉर में माना जाएगा और क्या इसे युद्ध माना जाएगा, जंग के लिए लड़काना माना जाएगा? तो ये भी पवन खेड़ा ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है और ये सवाल सीधे तौर से पूछा है। अब आता है कि जो हमने आपको एक चीज़ बताया है कि दिल्ली में जो दिल्ली को दहलाने के जो साजिश थे, ये कितने कार थे इसको लेकर भी सवाल उठ रहे हैं और कितने आतंकी अब भी जिंदा हैं। 8 वीडियो इसके फुटेज हैं और इस 8 फुटेज में इन सारे बातों के गुत्थे सुलझती हुई नजर आ रही है। कार, आतंकी और फिर कहाँ से किसका कनेक्शन जुटा। इसमें अल फलाह यूनिवर्सिटी भी है, जो अल फलाह यूनिवर्सिटी की सदस्यता रद्द कर दी गई है। और 8 वीडियो को देखेंगे तो पहला वीडियो ऐसे में पता चलता है कि डॉक्टर उमर पहली बार बिना मास्क देखे जा गए। इसके अलावा जांच एजेंसी को उस मीटिंग हॉल का भी पता चल चुका है जहां दावा है कि उमर मुजम्मिल मिलकर धमाके के साजिश रचते थे। अब जांच एजेंसी को ये लगता है कि डॉक्टर उमर मुजम्मिल और शाहीन के तिकड़ी से मिलकर न सिर्फ ये तय करता था कि धमाके में किसका रोल रहेगा, बल्कि ये भी तय किया जाता था कि कार से क्या क्या किया जाएगा
और ये भी तय हुआ था कि जैसे सफ़ेद रंग की हुंडई है i20 कार, वो उमर अहमद चला रहा था और इसी कार में धमाका भी हुआ। दूसरी जो कार है लाल रंग की इको स्पोर्ट कार थी, ये लावारिस हालात में फरीदाबाद में मिली और इसके अलावा उमर की ही थी। दावा यह है कि इस कार का इस्तेमाल विस्फोटक को किराए के कमरे तक लाने में किया जाता था। साथ में तीसरी लाल कार है, उसमें ये भी कहा गया है कि लाल रंग की स्विफ्ट डिजायर है जिसका लिंक डॉक्टर से जुड़ता हुआ दिख रहा है, डॉक्टर शाहीन से। अब ये कार शाहीन ने पुलवामा के मुजब्बिल को इस्तेमाल के लिए दी थी और इसी कार से पुलिस को पहले असॉल्ट राइफल भी मिली थी। चौथी कार है सफ़ेद ऑल्टो है जो लखनऊ में पकड़ी गई है और इस कार का रिश्ता शाहीन के भाई परवेज अंसारी से है। अब इसका इस्तेमाल आगे होना था, लेकिन अगर देखेंगे तो जांच है तो इस कार पर भी जांच हो रही है सीधे तौर से देखें तो। पांचवी कार का जिक्र है जिसमें सिल्वर रंग के मारुति सुजुकी ब्रेजा कार का जिक्र है जो डॉक्टर शाहीन की है। तो सवाल उठा कि क्या उस कार से भागने का प्लान था या फिर इससे भी धमाका की ही बात हो रही थी या प्लानिंग की जा रही थी, और इसी की जांच फिलहाल एनआईए कर रही है कि क्या कुछ होना था यहाँ पर। और ये भी है कि सीसीटीवी फुटेज भी आए हैं उमर के जो सीसीटीवी फुटेज हैं इसमें भी बात सामने आए हैं कि किस तरह से यहाँ पर पूरी प्लानिंग की गई थी। बदरपुर टोल से दिल्ली में इस कार की एंट्री होती है, फरीदाबाद से जो वीडियो दिखा है उसमें से, और दिल्ली के तुर्कमान गेट स्थित फैज़ ए इलाके मस्जिद के पास ये पहुंचती है। 10 नवंबर की सुबह 8:13 का जो वीडियो आया उसमें इस बात को भी देखा गया है। इसके अलावा ये पूछा गया है 250 से ज़्यादा लोगों से पूछताछ हो चुकी है और लगातार अभी पूछताछ हो ही रही है। अल फलाह यूनिवर्सिटी पर भी शिकंजा कसा गया है और ईडी के डायरेक्टर गए थे और इसकी सदस्यता रद्द कर दी गई है। अब आता है कि कौन है आतंकी मॉडल के भंडाफोड़ में गिरफ्तार किए गए 7 लोग। तो इन 7 लोगों में से देखेंगे आप तो सिलसिलेवार तरीके से जिन जिन की गिरफ्तारी हुई है उसमें डॉक्टर मुजम्मिल अहमद भी हैं जो कि पुलवामा के निवासी हैं। इसके अलावा फरीदाबाद में से गिरफ्तार किया गया है और जिन डॉक्टर मुजम्मिल अहमद गनई हैं, इसके अलावा डॉक्टर मजीद राठेर हैं, इसके अलावा मौलवी इरफान अहमद है और आरिफ निसार डार है, यासीर अल अशरफ है, महमूद अहमद डार है और जमीर अहमद अहंगर है। इसके अलावा जो पुलिस ने जो बयान दिया है उसमें ये आरोप लगाया है कि गैंग ने ट्रेनिंग, पैसे के ट्रांसफ़र और लॉजिस्टिक के लिए एक एनक्रिप्टेड चैनल का इस्तेमाल करते थे ताकि उनके संदेश को कोई देख ना सके, और इस तरह से कई स्थानों पर छापेमारी में 29 किलो IEED बरामद की गई थी। और अब इसके बाद जब विस्फोट हो गया तो इसके बाद अब चर्चा ये हो रही है कि आखिर इस विस्फोट के पीछे है कौन। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो अमित शाह ने जो धमकी दिया उस चीज़ को लेकर सवाल उठ रहे हैं और अमित शाह का सीधा चैलेंज है। जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर चैलेंज दिया था वैसे ही अमित शाह ने चैलेंज दिया है। तो पाकिस्तान को ये भी डर हो सकता है कि क्या ऑपरेशन सिंदूर दोबारा से किए जाएंगे, और अगर ऐसा होता है तो जो प्रधानमंत्री ने पहले कहा था कि जो भारत की तरफ आंखें उठाकर देखेगा उसका परिणाम बुरा होगा, तो वही सीधे तौर से चैलेंज है अमित शाह का। लेकिन इस बीच में पाकिस्तान ने अपनी सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दिए हैं और बॉर्डर पर हेलीकॉप्टर से भी गश्ती की जा रही है वहाँ पर। तो कुल मिलाकर देखें तो ये पूरी जो जानकारी है वो जानकारी सामने वहाँ से आई थी और हमने उसको बताने की आपको कोशिश की। आपको जानकारी सही लगे तो हमारे चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट ज़रूर कीजिएगा।